अमीरों का माल लूटना और गरीबों में तकसीम करने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक किरदार रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत बरतानवी काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलात में रहता था। उसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनी, मगर फिर भी उसके बारे में ये बहस मौजूद है कि वो हकीकी जिंदगी में वजूद रखता भी था या नहीं। तहम ऐसा ही एक किरदार हिंदुस्तान में भी गुजरा है, जो रिवायत के मुताबिक अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये किरदार था सुल्ताना डाकू, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई सन 1924 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के अकीदे के मुताल्लिक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बेशतर लोगों के नज़दीक वो मुसलमान था, जबकि चंद मौरखीन ने इसे हिंदू अकीदे का पैरोकार बताया है, क्योंकि वो भातू कौम से ताल्लुक़ रखता था, जो अकीदे के लिहाज से हिंदू थी। सुल्ताना और इसके गिरोह के लोग ज़िला मुरादाबाद के रहने वाले थे और सब के सब जुराइम पेशा थे। सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद मुख्तलिफ जराइम में सज़ा के तौर पर यूपी के इलाके नजीबाबाद में पत्थरगढ़ के किले में कैद किए गए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अफराद कैद से फरार होने लगे और उन्होंने भातू कौम ही के एक शख्स बालमकंद की क़ियादत में चोरी चकारी की वारदातें शुरू कर दी। बालमकंद एक दिन अपने जोम में मालूफ खान नामी एक बहादुर पठान से उलझ बैठा और इसकी गोली का निशाना बन गया, जिसके बाद इस गिरोह की क़यादत सुल्ताना के हाथ में आ गई। सुल्ताना इब्तदा में छोटी मोटी चोरी चकारी करता था। उर्दू के पहले जासूसी नावल निगार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अफसर ज़फ़र उमर इसे एक मरतबा गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपए का इनाम मिला था। ज़फ़र उमर की साहबजादी हमीदा अख्तर हुसैन रायपुरी ने अपनी किताब नायाब हैं हम में लिखा है कि ज़फ़र उमर ने सुल्ताना को एक दो बदू मुकाबले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त सुल्ताना पर सिवाय चोरी चकारी के कत्ल का कोई इल्ज़ाम न था, इसलिए इसे महज 4 साल की कैद बामुशक्कत सज़ा सुनाई गई। ज़फ़र उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाली रकम अपने सिपाहियों और इलाके के लोगों में तकसीम कर दी थी। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया। उसने नजीबाबाद और सहनपुर के सरकर्दा लोगों से राब्ते इस्तवार किए और अपने काबिल एतमाद मुखबरों का जाल बिछाकर डाके मारना शुरू कर दिए। उसे अपने मुखबरों के जरिए मालदार असामियों की खबर मिलती रहती थी। सुल्ताना हर डाके की मंसूबाबंदी बड़ी एहतियात के साथ करता और हमेशा कामयाब लौटता। ज़फ़र उमर के मुताबिक सुल्ताना डाकू बड़े निडर तरीके से डाका डालता था और हमेशा पहले से लोगों को मुतला कर देता था कि माँ बदौलत तशरीफ़ लाने वाले हैं। डाके के दौरान वो खून बहाने से मुमकिना हद तक गुरेज करता, लेकिन अगर कोई शिकार मज़ाहमत करता और इसे या इसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनको कत्ल करने से दरेग ना करता। ये भी मशहूर है कि वो अपने मकतूलीन या मुखालिफिन के हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और जमींदारों के हाथ सताए हुए गरीब अवाम उसकी दराजी उम्र की दुआएं मांगते, और वो भी जिस इलाके से माल लूटता वहीं के ज़रूरतमंदों में तकसीम करवा देता था। सुल्ताना की डकैतियों और दादो दहश का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और वो ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के ज़रिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबरों और गरीब देहातियों की मदद के बायस वो अपने इरादों में कामयाब न हो सके। बिलाखिर अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए बरतानिया से फ्रेडी यंग नामी एक तजर्बाकार अंग्रेज़ पुलिस अफसर को इंडिया बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने हिंदुस्तान पहुंचकर सुल्ताना की तमाम वारदातों का तफसीली मुतालिया किया और उन वाक़यात की तफसील मालूम की जब सुल्ताना और इसके गिरोह के अफराद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को यह नतीजा निकालने में ज़्यादा देर न लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबरों का जाल है, जो महकमा पुलिस तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामी एक पुलिस अफसर सुल्ताना का ख़ास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता है, और इससे काबुल के पुलिस सुल्ताना के ठिकाने तक पहुंचते वो अपने बचाव की तदबीर कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी जहानत से मंसूबा साजी की। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का तबादला एक दूर दराज के इलाके में कर दिया, फिर नजीबाबाद के अमायदीन की मदद से सुल्ताना के काबिल एतमाद शख्स मुंशी अब्दुल रज़ाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज़ाक पर हद से ज़्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना की जाए पनाह नजीबाबाद के नवा में वाक़ जंगल था, जिसे कजली बन कहा जाता था। ये जंगल इंतहाई घना और दरिंदों से भरा हुआ था।
مگر سلطانہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اس کی کمین گاہ جنگل کے ایسے گھنے علاقے میں تھی جہاں دن کے اوقات میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ سلطانہ بھیس بدلنے کا بھی ماہر تھا۔ فریڈی ینگ نے منشی عبدالرزاق کی اطلاعات کی بنیاد پر سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ منشی عبدالرزاق ایک جانب سلطانہ سے رابطے میں تھا اور دوسری طرف اس کی نقل و حرکت کی اطلاع فریڈی ینگ تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن منشی نے سلطانہ کو ایک ایسے مقام پر بلایا جہاں پولیس پہلے سے ہی چھپی ہوئی تھی۔ سلطانہ جو ہی منشی کے بچھائے ہوئے جال تک پہنچا، ایک انگریز افسر نے اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے قابو کر لیا۔ سلطانہ نے پہلے فائر کرنا چاہا مگر پولیس اس کی رائفل چھیننے میں کامیاب ہو گئی اور سلطانہ گرفتار ہو گیا۔ فریڈی ینگ سلطانہ کو گرفتار کر کے آگرہ جیل لے آئے جہاں اس پر مقدمہ چلا اور سلطانہ سمیت 13 افراد کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطانہ کے بہت سے ساتھیوں کو عمر قید اور کالا پانی کی سزا بھی سنائی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، مگر امراء پر اس کی دہشت اور عوام میں اس کی داد و دہش کے چرچے ایک عرصہ تک جاری رہے۔ سلطانہ انگریزوں سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہادر کہہ کر بلاتا تھا۔ یہ ایک اعزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا۔ سلطانہ کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ جم کابٹ نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے ہو گئی۔ فریڈی ینگ جو سلطانہ کی گرفتاری کا باعث بنا تھا، سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی، مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 7 سالہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی جائے۔ فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کی سزائے موت کے بعد اس کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ بھیج دیا، اور بعد ازاں وہ انڈیا واپس آیا اور ICS کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولیس کا اعلیٰ افسر بنا، جہاں سے وہ انسپکٹر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوا۔ سلطانہ اپنی زندگی ہی میں ایک اساطیری کردار بن چکا تھا۔ عوام اس سے محبت کرتے اور اس کے کردار کی خوبیوں نے ادیبوں اور قلم سازوں کو اپنی جانب متوجہ کیا، اور اس کے بارے میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ تینوں فلمی مراکز میں فلمیں بنی۔